हेलो गाइस, आज हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेट सिखाने वाले हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट जनरली छोटे छोटे सेंटेंस अगर हो तो हमको बनाने आ जाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाए तो बहुत ही लोगों को बनाना नहीं आता। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप चाहे जितने बड़े सेंटेंस हो या चाहे जितने छोटे, हर प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर आपको हर प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखना है। दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस है जो कि थोड़ा सा बड़ा है। आज हम आपको इस बड़े से बड़े सेंटेंस को भी बनाना बड़ी आसानी से कैसे सीखेंगे, ये हम आपको बताएंगे। चाहे हम सेंटेंस छोटे छोटे हों या चाहे जितने बड़े, हर प्रकार के सेंटेंस हमारे इस रूल के माध्यम से आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस कई फ्रेजेस को मिला के बनता है। ये फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे एक शहर में, ये हमारे सेंटेंस का पहला फ्रेज है। दूसरा फ्रेज है एक आदमी। तीसरा है अपने भाई के साथ। चौथा है कुछ बच्चों को। पांचवा है बहुत से खिलौने। छठवा है दयापूर्वक। और सातवां है दे रहा था। जैसा कि इस सेंटेंस के 7 फ्रेज हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सेंटेंस के ये 7 ही फ्रेज हों। ये फ्रेजेस अनलिमिटेड होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसा हो सकते हैं। सेंटेंस जब छोटे होते हैं तो उसमें ये फ्रेज कम हो जाते हैं। 2 ही 3 फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंस छोटे हो जाते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, तो राम घर और जा रहा 3 ही फ्रेज है इसमें, तो 3 फ्रेज का सेंटेंस है, सेंटेंस छोटा हो गया। लेकिन सेंटेंस बड़े भी हो जाते हैं। छोटा सेंटेंस है तो हम ट्रांसलेट आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बड़ा सेंटेंस है तो हमको दिक्कत होती है। तो हम बताएंगे आपको बड़े से बड़ा भी कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी सेंटेंस के एक से अधिक फ्रेजेस होते हैं, तो इन सभी फ्रेजेस के अपने अपने नाम भी होते हैं। क्या नाम होते हैं? हमने यहाँ पर दिया है कि इन सेंटेंसेस में जितने फ्रेज हैं, इसमें कोई ना कोई फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट में होता है कर्ता। कर्ता जो काम को करे। और नंबर 2 पर हम क्रिया लिखते हैं, क्रिया वर्ब। वर्ब वो होता है जो कोई काम हो। और नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? हमें जो कोई काम करना है तो कौन सा काम करना है। मान लिया हमको कोई चीज़ खरीदना है, तो क्या खरीदना है? जो खरीदना है वो हमारा उद्देश्य कहलाएगा। इसको नंबर 3 पर लिखते हैं। नंबर 4 पर कॉम्प्लीमेंट। हमारे सेंटेंस में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल हमारे सेंटेंस को सुंदर बनाने का काम करते हैं, उनको पूरा करने में सहयोग करते हैं, इसलिए उनको पूरक कहते हैं। इनको ढूंढ के नंबर 4 पर लिखते हैं। 5वां होता है एडवर्ब। एडवर्ब 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ऐड और वर्ब। ऐड जो होता है ये एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म होता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषता। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होती है। और दूसरा शब्द इसमें है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, मतलब कि जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। तो हमारे सेंटेंस में कम से कम ये 5 चीजें हो सकती हैं। चीजें 8 होती हैं। बाकी 3 कौन से हैं ये हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आज हम आपको इन 5 के बारे में बताएंगे जो जनरली इंपॉर्टेंट है। तो ये 5, हमको कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो क्या करते हैं कि इन सभी फ्रेजेस में से कोई ना कोई फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई एडवर्ब है। तो ये सारे पॉइंट्स जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में कहाँ होते हैं, कौन सा फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा फ्रेज हमारा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कौन सा एडवर्ब, ये इसमें कंफर्म नहीं होता। और इसीलिए हमको बड़े वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बड़े ही प्रॉब्लम होते हैं। आज हम आपको इस समस्या को दूर कर देंगे, सेंटेंस सारे बन जाएंगे। तो लिखना हमको सबसे पहले सब्जेक्ट है, वहां ढूंढेंगे कैसे ये हम भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इनके सबके शॉर्ट नेम, क्योंकि हम सभी को शॉर्ट नेम से पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखना है, इन सभी शब्दों में, सभी फ्रेजेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाले फ्रेज की इंग्लिश लिखते हैं। सब्जेक्ट को उसके शॉर्ट नेम एस से इंडिकेट करते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट। और उसके बाद लिखते हैं वर्ब। वर्ब को वी से इंडिकेट करते हैं, वी फॉर वर्ब। नंबर 3 पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ओ से इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद
कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एडवर्ब। ये पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब। हमने बताया था कि हमारे सेंटेंस में 8 चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए 6 हो गई, 2 बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है हमको सेंटेंस करते समय कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब। इनके सीरियल को हमें रट लेना है और लिखते समय ये ध्यान देना है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट 2 ना हो, ऑब्जेक्ट 1 हो, तो टू नहीं लगाया जाएगा। अब हम इनको ढूंढते कैसे, वहाँ पहचानते कैसे हैं, ये समस्या है। ध्यान रखिए कि इन 6 में केवल वर्ब हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट मीन्स ये कि हमारे सेंटेंस में जितने भी फ्रेज हैं इसमें वर्ब हमारा हर सेंटेंस में जरूर होगा। बाकी की 5 चीज़ों में से कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें से जो चीज़ें हैं उनको हम लिखेंगे, जो चीज़ें नहीं हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इन सबको हम वहाँ पहचानेंगे कैसे? हमने कहा वर्ब जरूर होता है, इसीलिए हिंदी के सेंटेंस में वर्ब का ही स्थान निश्चित होता है। कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। ध्यान रखिए, जो शब्द हमारे सेंटेंस के सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में लिखा हो, उसी को वर्ब मान लिया जाता है। अब चूंकि हमको लिखना सब्जेक्ट पहले है, तो हम वर्ब को पहले क्यों ढूंढते हैं? वर्ब को पहले इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि ये वर्ब ही है जो हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब को बताता है कि उसमें कहाँ है। कैसे बताएगा? ये वी फॉर वर्ब है, वी फॉर वर्ब। इस वर्ब के पास जाएंगे, जो आखिरी वाला वर्ब है हमारा, इसके पास जाएंगे और सब्जेक्ट को ढूंढना है तो इसी वर्ब से पूछेंगे। ये वर्ब भी हमको बताएगा कि सब्जेक्ट कहाँ है। कैसे बताएगा? इस वर्ब के पास जाएंगे और सब्जेक्ट को ढूंढना है तो इसी वर्ब से पूछेंगे कौन। क्या पूछेंगे? कौन। पूछेंगे कौन दे रहा था, कौन दे रहा था। पढ़ेंगे सेंटेंस को तो आंसर मिलेगा, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता खा रहा था तो पूछते कौन खा रहा था। लिखा होता पढ़ा रहा था तो पूछते कौन पढ़ा रहा था। मतलब जो भी शब्द हमारा क्रिया के स्थान पे लिखा रहेगा उसी से जब हम पूछेंगे कौन, जो आंसर वहां मिलेगा पढ़ने पर, वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे इससे पूछेंगे कौन, कौन पढ़ा रहा था? एक आदमी पढ़ा रहा था। तो ये एक आदमी पॉइंट हमारा हो गया सब्जेक्ट। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ मिल गया, लिख देंगे। लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि जैसे इस सब्जेक्ट में 2 शब्द हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट में 2 ही शब्द हों। ये शब्द हमारे 1 से 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 4, 6 भी हो सकते हैं। तो लिखने का नियम यही है कि उन 4, 6 में से जो पहले लिखा है, पहले एक, तो पहले एक की इंग्लिश अ, उसके बाद आदमी, फिर आदमी की इंग्लिश मैन। ये सब्जेक्ट लिख चुके, अब लिखना है वर्ब। वर्ब भी हमारा ये मिल चुका है, लिख देंगे। वर्ब को लिखने के लिए टेंस के रूल्स होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस, इनके 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके चारों 4 तिहाई 12 रूलों को मैं आपको टेंस के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो टेंस को बखूबी जानने के लिए हमारे टेंस के चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़िए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तो अभी हम आपको टेंस को ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल है इसमें कि वॉज लिखेंगे पहले, वॉज, फिर इसकी इंग्लिश दे रहा, देना की इंग्लिश गिव, और काम जारी है इसलिए कॉन्टिन्यूअस, तो गिविंग कर देंगे। अ मैन वॉज गिविंग, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट 1 पर। ऑब्जेक्ट 1 कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट 1 को भी यही बताएगा जैसा कि हमने बताया कि वर्ब ही सबको बताएगा। कैसे ऑब्जेक्ट 1 बताएगा? फिर इसी वर्ब के पास जाएंगे और ऑब्जेक्ट 1 को ढूंढना है तो इससे पूछेंगे क्या। क्या दे रहा था? क्या दे रहा था? क्या दे रहा था? बहुत से खिलौने। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 1। लिखते समय वही नियम कि जो शब्द पहले लिखा है उसकी इंग्लिश पहले, बहुत की इंग्लिश मैनी पहले आएगी, उसके बाद खिलौने, खिलौने की इंग्लिश टॉय। बहुत मतलब 1 से अधिक है तो जब कोई नाउन प्लूरल हो जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए पीछे एस लगाते हैं। बहुत की इंग्लिश 3 होती है। तो बहुत की सारी इंग्लिश कब किसको हम यूज़ करते हैं, ये उस टॉपिक में आपको हम बताएंगे। आते हैं ऑब्जेक्ट 2 पर।
ऑब्जेक्ट टू की पहचान क्या होती है? ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट टू जो होता है ये कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और इसकी पहचान है कि इसके पीछे को लिखा होता है। तो जिस शब्द के पीछे को लिखा हो वो ऑब्जेक्ट टू कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है को, तो ये पॉइंट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट टू। अब हम ऑब्जेक्ट टू लिखेंगे, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि ऑब्जेक्ट टू को लिखने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट वन को लिखने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट टू लिखेंगे तो पहले टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, पहले लगाएंगे टू, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू। लिखते समय वही नियम कि जो शब्द पहले लिखा है वो पहले, कुछ की इंग्लिश सम या तो कुछ की इंग्लिश फ्यू भी होती है, करेक्टली हम आपको उसके चैप्टर में बताएंगे। कुछ और बहुत की भी दो दो तीन तीन इंग्लिश होती है, उस पार्ट में बताएंगे। फिर बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, बच्चा की इंग्लिश चाइल्ड होती है और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट टू हो गया। एक बार हम ऑब्जेक्ट वन और टू के बारे में फिर से रिपीट करते हैं। पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट वन, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट टू और उससे पहले हम टू लगाते हैं। लेकिन अभी हमने बताया था कि अगर किसी कारणवश ऑब्जेक्ट वन या टू दोनों में से कोई एक ना हो तो ये टू नहीं लगेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम चाहें तो ऑब्जेक्ट टू को पहले लिख दें और ऑब्जेक्ट वन को बाद में। ऑब्जेक्ट टू को जब पहले और वन को बाद में लिखेंगे तब भी बीच में ये टू नहीं आएगा, ऐसा नियम है। तो ऑब्जेक्ट टू हम लिख चुके। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा पॉइंट है इन छह में से जो एक से अधिक भी हो सकता है। सारी चीजें एक एक होंगी, कॉम्प्लीमेंट अनलिमिटेड होता है। तो कॉम्प्लीमेंट को अगर हम इस वर्ब से पूछेंगे तो ये एक ही कॉम्प्लीमेंट बता पाएगा और अगर एक से अधिक है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट एक से अधिक 4, 6, 10, 20 भी हो सकता है कि एक ही हो और हो सकता है कि एक को ना हो, तो ये एक ही बता पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमको ये चार चीज़ें मिल चुकी हैं, बचा है केवल दो। हम इन दोनों में से एडवर्ब को पहले ढूंढ लेते हैं। एडवर्ब अगर मिल जाए और ये सारी चीज़ें मिल चुकी तो बचा है केवल कॉम्प्लीमेंट। तो जो बचेगा एडवर्ब के बाद वो सब हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट को इससे ना पूछ के बल्कि एडवर्ब को पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? फिर इसी पास जाएंगे और एडवर्ब को ढूंढने के लिए इसी वर्ब से पूछेंगे कैसे। कैसे क्या पूछेंगे? कैसे। जब इसी वर्ब से पूछेंगे कैसे, जो आंसर मिलेगा एडवर्ब। दे रहा था, कैसे दे रहा था, कैसे दे रहा था, दयापूर्वक, ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब इस एडवर्ब के बाद जो बच गया वो सब पॉइंट हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एक ये कुछ नहीं बना, बच गया, ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 1। दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये है कॉम्प्लीमेंट नंबर 2। दो ही कॉम्प्लीमेंट है इसमें, तो हम दोनों को लिखेंगे। ये याद रखना है हमको कि ढूंढेंगे पहले एडवर्ब लेकिन लिखेंगे पहले कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को लिखते समय भी थोड़ा सा नियम है, इस पॉइंट पर हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। नियम क्या है कॉम्प्लीमेंट को लिखते समय? कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है और इसके पीछे प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन, जितने कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, जितने कॉम्प्लीमेंट, सबके पीछे वाला शब्द हमारा प्रीपोजिशन होगा कॉम्प्लीमेंट के पीछे वाला। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसके पीछे लिखा है में, ये हमारा प्रीपोजिशन है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट है अपने भाई के साथ, तो इसमें पीछे लिखा है के साथ, ये हमारा प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक प्री, दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। मतलब ये हुआ कि ये प्रीपोजिशन जो होता है ये कहता है कि मेरा स्थान पहले करिए। मतलब कॉम्प्लीमेंट को लिखते समय जो पीछे वाला प्रीपोजिशन होता है इसकी अंग्रेजी आगे आएगी। मतलब एक शहर में की अंग्रेजी आगे लिखी जाएगी, तब हमारा नियम कंप्लीट होगा। एक शहर में की पहले लिखेंगे, में की इंग्लिश इन, फिर एक और शहर, एक की इंग्लिश अ और शहर की इंग्लिश सिटी, इन अ सिटी। दूसरा कॉम्प्लीमेंट इसी प्रकार से के लिए कि के साथ की इंग्लिश आगे आएगी क्योंकि वो प्रीपोजिशन है, और के साथ की इंग्लिश होती है विथ। उसके बाद अपने और भाई, अपने की इंग्लिश हिज और भाई की इंग्लिश ब्रदर। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट हम लिख चुके हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट इन अ सिटी, दूसरा कॉम्प्लीमेंट विथ हिज ब्रदर,
तो कॉम्प्लीमेंट एक से अधिक जब होते हैं तो उनको हम दोनों में से या तीनों में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, वो सब सही लगता है, सही होता है। एडवर्ब हम लिख चुके, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लिख चुके, अब लिखना है हमको एडवर्ब। एडवर्ब हमारा ये मिल गया। एडवर्ब की अंग्रेजी बनाने के 3 नियम हैं। तो एडवर्ब के तीनों नियम हम आपको एडवर्ब के चार्ट में पढ़ाएंगे, एडवर्ब के पार्ट में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपको बना के दिखाते हैं। एडवर्ब दयापूर्वक, दयालु से बना, और दयालु की इंग्लिश होती है काइंड। और नियम ये होता है कि किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से वो एडजेक्टिव हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। हमारे नाउन वाले शब्द भी एडवर्ब बन सकते हैं और क्रियाएं भी हमारी एडवर्ब बन जाती हैं। तो उनको बनाने का नियम दूसरा है। कैसे बनाते हैं नाउन और वर्ब को एडवर्ब कैसे बनाते हैं, ये हम आपको एडवर्ब वाले पार्ट में बताएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब वाज गिविंग, मैनी टॉयज ऑब्जेक्ट 1 और सम चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट 2 इन अ सिटी कॉम्प्लीमेंट नंबर 1, विद हिज ब्रदर कॉम्प्लीमेंट नंबर 2, काइंडली एडवर्ब होता है। और अब सब लिख चुके तो ये फुल स्टॉप। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से फिर से रिपीट करते हैं। हमको किसी भी सेंटेंस को, चाहे सेंटेंस छोटा सा हो या बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो, हमें इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रट लेना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब। इनको ढूंढते कैसे हैं? इन सभी में हम वर्ब को पहले ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब सभी सेंटेंस में जरूर होता है, बाकी की चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी। और ये जरूर होता है इसलिए इसका स्थान निश्चित है। हिंदी के सेंटेंस में इन छइयों में केवल वर्ब का ही स्थान निश्चित है। कहाँ? आखिरी में। और ये वर्ब ही हमको ऐसे बता देगा कि सारी चीज़ें कहाँ हैं। हम ढूंढ ढूंढ के एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। तो इस रूल के माध्यम से सेंटेंस चाहे छोटा सा हो, चाहे जितना बड़ा हो, हर प्रकार के सेंटेंस को बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे।